वेलकम टू सी ए फाउंडेशन मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्विंग सेशंस। आज अपन मॉडल पेपर 7 सॉल्व करने वाले हैं। उसमें ऑलमोस्ट 73-74 क्वेश्चंस अपन ने कवर किए हैं, जिसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स, एस आई सी आई एंड एल आर पूरा कवर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The time by which a sum of money is 8 times of itself, it is doubles in 15 years. अगर 15 साल में डबल होता है तो 8 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो इसको किस तरीके से करना है? डबल मतलब 2, 15 साल में। तो 2 का 15th रूट निकालो। किस तरीके से निकालते 2 का 15th रूट? तो 2 लो कैलकुलेटर पे, रूट बटन 12 टाइम्स, -1 डिवाइडेड बाय 15 +1 इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। तो एक नंबर आ जाएगा 1.047297, दैट इज नथिंग बट 4.72%। अब क्या करो, यही नंबर लो 1.047292 इनटू इक्वल टू बटन दबाते जाओ जब तक 8 नहीं आता। अगर तुम 44 टाइम्स इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे तो 8 आएगा। 44 टाइम्स इक्वल टू बटन मतलब 45। तो बेसिकली 45 ईयर्स में ये 8 टाइम्स हो जाएगा। सी ऑप्शन। What is the rate of simple interest if a sum of money amounts to 2784 in 4 years and 2688 in 3 years? तो सिंपल इंटरेस्ट का एक खासियत होता है कि इसका इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है कौन से भी साल में। तो थर्ड ईयर के अमाउंट और फोर्थ ईयर के अमाउंट का डिफरेंस है इंटरेस्ट। तो अमाउंट ऑफ फोर्थ ईयर माइनस अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, तो डिफरेंस है 96। तो 96 एक साल का, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? तो 3 साल का हो जाएगा 288। अब क्या करो, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करो, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करो तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो यू विल गेट 2400। तो 2400 का ये प्रिंसिपल हो गया। अब 2400, एक साल का 96 तो 3 साल का 288, तो 3 साल के अमाउंट में से उसका इंटरेस्ट माइनस कर दिया, प्रिंसिपल मिल गया। तो इंटरेस्ट 96 ऑन 2400, तो 96 बाय 2400 इंटू 100, 4%। तो ये आ गया इंटरेस्ट। In how many years a sum of money will become double at 5% per annum compounded interest? तो बेसिकली क्या फॉर्मूला है अपना? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन। तो फ्यूचर वैल्यू 200, प्रेजेंट वैल्यू 100, 1 प्लस आई रेज टू एन। तो ये 2 चाहिए, तो 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट इज 5%, 1.05 रेज टू एन इज इक्वल्स टू 2। तो एन के जगह अपने को रखने का है 14.2। तो 14.2, एक्चुअली चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 14.2 रखने से 2 आता है। तो 14.2 से पावर में कैसे रखते? तो 1.05 रूट बटन 12 टाइम्स, -1 इंटू डिवाइड बाई नहीं इंटू 14.2 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, तो तुमको 2 दिखेगा। तो आंसर 14.2 आ जाएगा, सी। Mr. X bought an electronical item for 1000. What would be the future value of the same item after 2 years if the value of compound semi annually इज 22%? ये पिछले कोई तो एमटीबी में तुमको मिल जाएगा। सेमी एनुअली है तो क्या है अपना बेसिक फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन। पर सेमी एनुअली के लिए आई को डिवाइडेड बाय 2, एन को इंटू 2। तो इंटरेस्ट रेट है 22%, डिवाइडेड बाय 2 करो तो आएगा 11%। और एन है 2 ईयर्स, तो इंटू 2 4, तो क्या हो जाएगा 1000 into the bracket 1.11 raised to 4। तो 22 को डिवाइड बाय 2, 2 into 2। तो 1.11 raised to 4 कैसा करेंगे कैलसी पे? 1.11 into इक्वल टू बटन 3 टाइम्स into 1000, तो 1518। 1518 बी ऑप्शन। The difference between the simple and compound interest on a sum of 10,000 for 4 years and rate of 10% per annum is। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट रेट 10% है, ईयर 4 है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या है फॉर्मूला? P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो 10,000 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 4000। तो सिंपल इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n। तो P इज 10,000, 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट 1.1, दैट इज 10% रेज टू 4। तो 1.1 रेज टू 4, 1.1 इंटू इक्वल टू बटन 3 टाइम्स इंटू 10,000, 14,641। पर ये आ गया अमाउंट, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करो तो इंटरेस्ट आ जाएगा 4641। तो 4641 एंड 4000 दोनों का डिफरेंस है 641। 641 सी ऑप्शन, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। हाउ मच विल रुपीज 25,000 अमाउंट्स टू इन 2 years at a compound interest if the rates of a successive
ईयर्स आर 4% एंड 5% पर ईयर। तो पहले साल 4% है, दूसरे साल 5% है। तो 25,000 का 4% एक साल का इंटरेस्ट लगाने से कितने हो जाएगा? 25,000 इंटू 1.04 तो आएगा 26,000। अब 26,000 नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट होंगे और उस पर 5% इंटरेस्ट आएगा, तो 27,300। तो इसको ही अलग तरीके से लिखने का है, तो 25,000 इंटू द ब्रैकेट 1.04 इंटू 1.05। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? 27,300। दैट इज बी ऑप्शन। The value of furniture depreciates by 10% a year if the present value of the furniture in an office is 21,870. Calculate the value of the furniture 3 years ago. थोड़ा सा ट्रिक है, 3 years ago मतलब asset value पूछिए, और 21,870 ये क्या है? ये WDV है। तो WDV और asset value का फॉर्मूला क्या है? WDV इज इक्वल टू asset value into the bracket 1 minus depreciation rate raised to n। तो असेट वैल्यू नहीं पता है, WDV पता है 21,870 इज इक्वल टू असेट वैल्यू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट 10%, 1 माइनस 0.1 रेस टू 3। 1 माइनस 0.1 आता 9, 0.9 रेस टू 3, तो करो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 बाय 0.729 इज इक्वल टू 21,870। तो एक्चुअल वैल्यू, ये असेट वैल्यू इज इक्वल टू 21,870 बाय 0.729, 30,000। तो 30,000। तो 30,000 का असेट का प्राइस था, 10% डिप्रिसिएट हो के तीसरे साल 3 साल के बाद 21,870 हो गया, तो 30,000। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट के रेट के ऊपर, और वो कितने बार, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, कब कर रहे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं है। अमाउंट कितनी भी रह सकती है, 1 करोड़, 10 लाख, 1 लाख, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल से फर्क नहीं पड़ता। इफ P into I का स्क्वायर इज 96 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% कंपाउंडेड एनुअली, देन P इज, तो देखो R 8% दिया, मतलब I होगा 0.08, तो 0.08, तो P इंटू 0.08 का स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो P इज इक्वल टू 96 बाय 0.08 का स्क्वायर आता है 0.0064, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 प्रिंसिपल पे 8% इंटू 8%, 96 आ जाएगा। If bank pays 6% interest compounded quarterly, what equal deposit have to be made at the end of each quarter for 3 years if you want to have 1500 at the end of 3 years? तो 3 इयर्स के एंड में 1500 चाहिए, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी हो गया। अब एन्युटी है कि नहीं, ईच क्वार्टर बोलने की वजह से एन्युटी हो गया। तो फ्यूचर एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का क्या फॉर्मूला है? तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू योर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। करो, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए? 1500, एन्युटी नहीं पता, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना है? 6%। कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलने के बाद क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 4, एन इंटू 4, तो 3 ईयर से इंटू 4 करेंगे तो 12, 6% को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1.5%, तो 1.5% फॉर 12 टर्म्स। अब ये कैसे निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर? 1.015 इंटू इक्वल टू बटन 11 टाइम्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, सॉरी 1 नहीं, 0.015 इक्वल टू बटन दबा दो, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आएगा 13.04। तो एन्युटी इज इक्वल टू 1500 बाय 13.04, 115.02, यहाँ पे 115.01 है, नियरेस्ट आंसर टिक कर दो, बी ऑप्शन। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर जमना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी विच पेज, क्वेश्चन खुद होके बोल रहा है एन्युटी है और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी है। 200 एट द एंड ऑफ ईच 3 months for 10 years assuming money is worth 5% converted quarterly। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो एन्युटी तुमको पता है 200 इंटू क्वार्टरली करने की वजह से क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 4, तो 5% को डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 1.25% आएगा। 10 इयर्स मतलब इंटू 4, तो 40 टर्म्स, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू पीवी फैक्टर, एन्युटी 200, 1.25% फॉर 40 टर्म्स। कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.0125 इक्वल टू बटन 40 टाइम्स, फिर जीटी, तो 31.326 इंटू 200 करो 6265, दैट इज सी ऑप्शन।
ये पिछले वाले किधर तो एमटीपी में भी था, वहाँ पे 6265 ऑप्शन नहीं था। तो जो भी है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गलती सुधार ली है, अच्छी बात है। Mr. A borrows 5 lakh to buy a house. If he pays equal installment of 20 years and 10% interest on outstanding balance, what would be the equal annual installment? तो सबसे पहले लोन है, लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही आता है। तो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लोन कितने का है? या लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लोन कितने का है? 5 लाख। तो 5 लाख इज इक्वल्स टू, एन्युटी नहीं पता है, वही निकालना है, ईएमआई इनटू 10% फॉर 20 टर्म्स। 10% फॉर 20 टर्म्स कैसा करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू बटन 20 टाइम्स जीटी, तो 8.5135 आ जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 5 लाख बाय 8.5135, 58,729, 58,729 बी ऑप्शन। A company establishes a sinking fund. What is sinking fund means? हर साल प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा निकालो और फिर ये जो हिस्सा निकाला है वो तुम सेव करते जाओ और डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए यूज करो या डिपॉजिट के लिए। पेमेंट ऑफ 2 लाख डिबेंचर मैच्योरिंग इन 20 इयर्स, तो 20 साल के बाद 2 लाख रुपए चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू द फंड टू बी मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल डिपॉजिट करेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट इफ इंटरेस्ट इज 5%, तो आई इज 5%। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो 2 लाख रुपए चाहिए फ्यूचर में, एन्युटी नहीं पता है, 5% फॉर 20 इयर्स। अगेन 1.05 इंटू इक्वल टू बटन 19 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो इसे इक्वल टू दबाने से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। कितना है? 33.06। तो एन्युटी इज इक्वल टू 2 लाख बाय 33.06, 6048, दैट इज 6049। नियरेस्ट आंसर को टिक करो। तो ये याद रखो। तो 6049 में अगर हर साल डिपॉजिट करते जाऊंगा, हर साल डिपॉजिट करने को जाऊंगा, तो 20 साल के बाद मेरे पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे, प्रोवाइडेड 5% से मेरी कमाई हो रही है। सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से, फॉर नेक्स्ट 16 years. You deposit the amount in a bank when you receive 8.5% per annum interest compounded annually. What is the present value of the money? Present value of the money. तो present value every birthday को मिल रहा है, annuity है। तो present value annuity का formula, present value is equal to annuity into present value factor। अब ये कैसे निकाले present value factor? तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8.5% है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोलने से सब गेम हो जाता है, इसलिए मैंने इसको आईएमपी क्वेश्चन मारा है फ्रॉम टुडे, मतलब ये इमीडिएट हो गया। तो 16 की जगह 15 लेना पड़ता है, 16 की जगह 15, क्योंकि आज का एक बाजू में रख दो क्योंकि इमीडिएट है। तो 8.5% फॉर 15 टर्म्स, तो 1 डिवाइड बाय 1.085 इक्वल टू बटन 15 टाइम्स फिर जीटी। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 8.3042 इंटू 10,000, तो 83,042। ये भी ऑप्शन है, बच्चे लोग गड़बड़ में टिक करेंगे नहीं। प्लस आज के 10,000, यहाँ पे 16 के जगह 15 लिखा था ना, तो आज के 10,000 ऐड करो, तो 93,042 सी ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इमीडिएट बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो एक साल कम करो, नॉर्मली सॉल्व करो, फिर एक इंस्टॉलमेंट ऐड करो। फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑड मैन आउट, देखो इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल है। तो सबसे पहले इजी वाला, सब ऑड नंबर, ये अकेला इवन है, तो सी। बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 729 परफेक्ट स्क्वायर है 27 का, ये भी आ सकता है, बट मैं बेसिक को स्टिकअप रहूंगा सी, क्योंकि पीछे आंसर सी दिया है। मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट ने दोनों को भी करेक्ट आंसर देना चाहिए, बट स्टिल सी को क्या लॉजिक है, ये इवन है, बाकी सब ऑड है। इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज समथिंग लाइक दिस, हाउ इज अ चिल्ड्रन वुड बी रिटन एज। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हर एक लेटर का एक छोड़ के दूसरा लेटर लिखो, टी यू वी तो वी आया, ई डी एफ, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी, तो एफ छोड़ के जी आ गया, तो हर एक का दूसरा लेटर आगे लेना है। तो ई आर को आ गया जी टी, तो यहाँ पे ई आर के जगह आर ही दिखा है, तो जी टी का उल्टा टी जी, तो टी जी सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, डी ऑप्शन।
एग्जाम में पूरा सॉल्व करते मत बैठो, ऐसा कुछ तो सेंस ढूंढो, पूरा डिटेल में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. हेल्थ इज रिटन एज समथिंग लाइक दैट, हाउ इज विल द नॉर्थ विल बी रिटन इन दैट कोड. देखो जहां पे एच है वहां पे क्या दिख रहा है, जी. ओके, अब ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, मुझे कैसे समझा, तो ई से डी मैच करता है थोड़ा बहुत, ई एफ ए बी सी डी ई, तो एक एक लेटर पीछे लेके गया, ए एफ जी एच, तो हर एक लेटर पीछे लेके गए और रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो उल्टा दिमाग में मिल गया. तो एच की जगह जी दिखना चाहिए, तो एच की जगह जी, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, बी ऑप्शन, टिक कर दो. इफ हनी इज कोडेड एज दिस, विच वर्ड इज कोडेड एज दिस, तो इसमें मैंने स्टार मार्क क्यों किया, बहुत इजी है वैसे तो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो हर एक के लेटर के बाद का, एम एन ओ पी क्यू, ओ के बाद पी आता है, पी को छोड़ दो, क्यू लिखो, ई एफ जी, एफ कट कर दो, जी लिखो, बहुत इजी है. फिर क्या है, बट क्वेश्चन में क्या है, विच वर्ड इज कोडेड एज दिस, बच्चे लोग क्या करते हैं, इसका कोडेड फॉर्मेट निकालते हैं, तो हनी का ये है, तो ये किसका ये है, तो वो तुमको निकालना है. तो टारगेट का ये वर्ड कोडेड आता है, जैसे हर एक के दो लेटर थे ना, तो कौन से दो लेटर के बाद वी आता है, टी यू वी, तो वी के दो लेटर पीछे टी, सी के दो लेटर पीछे ए, ऐसा पीछे पीछे जाते जाओ, क्योंकि ये कोडेड फॉर्मेट में दे, ओरिजिनल ढूंढना है, तो टारगेट का ये वी जब जो भी है ये वर्ड बन जाता है, तो टारगेट विल बी द करेक्ट आंसर, सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑड वन, कौन सा ऑड वन है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि तुमको इजी लग रहा है, बट सी डी ई, तो दोनों के बीच में एक ही गैप है, ई एफ जी, तो दो लेटर का गैप है, एच आई जे के एल, तो तीन लेटर का गैप है. तो देखो हर एक लेटर में एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, तो ऐसा सब में देखा गया, इसमें नहीं है, एक का गैप, दो का गैप, अगेन दो का ही गैप मिला, तीन का गैप नहीं मिला, इसलिए डी ऑप्शन. श्वेता मूव्ड a distance of 75 meters towards north, in which direction she is moving finally. जब ओरिजिनल डायरेक्शन का रेफरेंस ना हो कि कहाँ से ओरिजिनल डायरेक्शन से कहाँ पे है, जब तक ऐसा नहीं दिया हो तब तक डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट से कर सकते हो. तो यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन से पूछा है क्या, नहीं, तो शॉर्टकट करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. श्वेता मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स, तो ये एंड तक नहीं पूछा है, तो अपन इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं. टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ से चालू करो. शी टर्न लेफ्ट एंड देन अगेन लेफ्ट, तो दो लेफ्ट, दो लेफ्ट से नॉर्थ से अपोजिट आता है, नॉर्थ से अपोजिट साउथ, देन राइट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, तो यहाँ से राइट, साउथ से राइट मतलब अपना लेफ्ट, तो साउथ से राइट में 45 डिग्रीज, तो यहाँ से ये कौन सा एंगल आ गया 45 डिग्रीज पे, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, बी ऑप्शन. A man is facing east, then he turns left and goes 10 meters. In which direction is from original place? अभी original place बोलने की वजह से पूरा डायग्राम सॉल्व करना पड़ेगा. Facing east मतलब इस साइड है, टर्न्स लेफ्ट, ईस्ट से लेफ्ट मतलब ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ, गोस 10 मीटर्स, तो ये ए से चालू किया, बी तक पहुंच गया. देन टर्न्स राइट, नॉर्थ से राइट ईस्ट के साइड, गोस 5 मीटर्स, सी तक पहुंच गया, एंड गोस 5 मीटर्स टू द साउथ, सी से डी तक, एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर्स टू द वेस्ट, वहां से 5 मीटर टू द वेस्ट, यहाँ तक. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से कहाँ तक आ गया, तो ए से चालू किया, ई तक आया, नॉर्थ, सी ऑप्शन. Rahim started from a point X and walked straight 5 kilometers east, then turned left and walked straight 2 kilometers. तो walked straight 5 kilometers east, east की तरफ 5 किलोमीटर गया X से लेके A पोजीशन, then turn left, east से left मतलब north, walk 2 kilometers B तक पहुंच गया, and again turn left and walk 7 किलोमीटर्स, तो लेफ्ट गया मतलब वेस्ट के साइड 7 किलोमीटर्स. इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम एक्स, तो एक्स से लेके सी कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ, इस साइड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. संगीता लिव्स फ्रॉम हर होम
शी फर्स्ट वॉक 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट, होम से निकली, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब इस साइड, ए पोजीशन, एंड देन 30 मीटर्स इन अ साउथ वेस्ट, साउथ मतलब नीचे, वेस्ट मतलब इस साइड, बी। नेक्स्ट शी वॉक्स 30 मीटर्स इन अ साउथ ईस्ट, साउथ मतलब नीचे, ईस्ट मतलब इधर, सी। फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स हर होम, तो यहाँ से सी से घर के तरफ, ऊपर नॉर्थ, इस साइड कौन सा आता है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बी। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, he moved 70 degrees in a clockwise, again moving 300 degrees in a clockwise, तो 70 एंड 300 मतलब 370, एक्चुअली पूरा सर्कल 360 होता है, तो 360 से थोड़ा सा इस साइड, मतलब ऊपर नॉर्थ है, थोड़ा सा इस साइड, नॉर्थ ईस्ट, 370 हो गया ना टोटल। एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो ये ए से बी तक पहुंचा, फिर बी से सी तक पहुंचा, तो ए से थोड़ा सा इस साइड है, नॉर्थ ईस्ट। 8 leaders were sitting on a bench facing towards north, तो सब नॉर्थ की तरफ बैठे वाले हैं। Who are sitting to the extreme ends? Let's check। तो सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बनाई है, उसको दिखाते हैं। P is fourth to the left of P, P के लेफ्ट में T, P के लेफ्ट में 1 2 3 4 T, P के फोर्थ लेफ्ट T। S is a fourth to the right of W, W के राइट में, W के राइट में फोर्थ, W के राइट में 1 2 3 4 S। U and R not sitting at the ends, U and R are not sitting at the ends, but they are neighbor of T and Q respectively, तो T का नेबर U, Q का नेबर R। P is next to the right of W, W का राइट P और Q का लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ Q, तो दोनों के बीच में P। Who are sitting to the extreme ends, कौन एंड में है, T and S एक्सट्रीम एंड में है। 6 flats on a floor of 2 rows facing north and south, तो दो ऐसे है, तो मैंने ना नॉर्थ साइड साउथ फेसिंग बोला है क्योंकि घर का मुंह इस साइड होगा ना, तो ये साउथ फेसिंग हो गए और ये नॉर्थ फेसिंग हो गए। Q गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो Q गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S, यस के बाजू में नहीं है, मतलब S और Q के बीच में कोई तो है। S एंड U आर डायगोनली अपोजिट, S के एग्जैक्ट अपोजिट डायगोनली, मतलब ऐसे एंगल में, S के अपोजिट P आता है, एक्चुअली डायगोनली अपोजिट U है। R नेक्स्ट टू U, R इज नेक्स्ट टू U, R इज नेक्स्ट टू बाजू में, U के बाजू में R। गेट साउथ फेसिंग फ्लैट, ऑब्वियसली साउथ फेसिंग है, एंड T गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, T को नॉर्थ फेसिंग है, तो Q एंड S की जगह फिक्स थी, T बचा था तो T यहाँ पे डाल दिए। फ्लैट्स विच आर अदर पेयर देन SU जैसे डायगोनली अपोजिट है, वैसा ईच अदर दूसरा कौन है, तो QP, ये डायगोनली अपोजिट है, QP A। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज साउथ फेसिंग, साउथ फेसिंग कौन से, साउथ फेसिंग URP, URP बी ऑप्शन। ABCDEF are sitting राउंड टेबल, A इज बिटवीन E एंड F, E एंड F के बीच में, E एंड F के बीच में A। E is opposite to D, E D के अपोजिट है, D के अपोजिट। C is not either the neighboring seats of E, E के दोनों साइड पे C नहीं है, एक साइड, तो C इधर है। Who is opposite to B, B के अपोजिट में कौन है, B के अपोजिट में, B के अपोजिट में F, C ऑप्शन। 5 boys ABCD are sitting in a row, A is to the right of B, A is to the right of B के राइट में A, E is to the left of B, E is to the left of B के लेफ्ट में E, but to the right of C, C के राइट में B के लेफ्ट में E। A is to the left of D, A is to the left of D, D के लेफ्ट में A। Who is second from the left, तो लेफ्ट से सेकंड कौन है, CEE, C ऑप्शन। A prisoner introduce a boy who came to visit him in a jailer as, तो जनरल ये मॉडल का क्वेश्चन है एक्चुअली। ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, ब्रदर एंड सिस्टर मुझे कोई भी नहीं है। ही इज माई फादर सन,
तो एक जेलर को कैदी क्या इंट्रोड्यूस किया, मेरे को कोई भाई बहन नहीं है, ये जो बच्चा है मेरे फादर के सन का सन है, इसके फादर ये है, इस फादर का सन ये खुद उसका सन ये, मतलब ये बच्चा कौन है, इसका खुद का बच्चा है, सन। तो डायग्राम में देखो, माय फादर सन सन, माय फादर सन सन, वो खुद हो गया, मतलब ये उसका खुद का बच्चा हो गया। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेड, क्या बोली, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। एक औरत एक फोटोग्राफ में लड़के को देख के क्या बोली, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके ब्रदर का फादर, इसके ब्रदर का फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर, ग्रैंडफादर, इसके जो ग्रैंडफादर का ओनली सन इन दोनों का फादर है। तो ठीक है, इन दोनों का फादर इसके ग्रैंडफादर का इकलौता बच्चा है, तो ये सब भाई बहन हुए ना। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन, सिस्टर, ये सब भाई बहन हो गए। हाँ, आर इज द फादर ऑफ पी। देखो, इंस्टीट्यूट की तारीफ जितनी करी उतनी कम थी अभी तक। मैं लिटरली बोला कि MTP 7 अभी तक ऐसा मिला कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कुछ भी गलत नहीं करा। हमेशा एक दो तो भी LR के ऐसे क्वेश्चन डाल देती इंस्टीट्यूट जिसमें आधा एक घंटा चले जाता है और कुछ आंसर नहीं मिलता। और ऐसा नहीं कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि ये गलत आंसर है, नहीं, मैं बहुत ट्राई मारता हूँ, मल्टीपल सोल्यूशंस भी ट्राई करता हूँ। हाँ, पॉसिबल है कि एक आधा मेरा गलत हो, बट स्टिल मेरे ख्याल से अब ये वही क्वेश्चन है जो पूरा लफड़ेबाजी करके इंस्टीट्यूट ने डाल दिया। आर इज द फादर ऑफ पी, आर इज द फादर ऑफ पी, हु इज सन इन लॉ ऑफ यम। तो एम, तो पी का कोई तो जोड़ीदार है, उसके पेरेंट्स यम है, तो एम के लिए पी क्या हो गया, सन इन लॉ। तो मतलब ये सन इन लॉ मतलब ये हस्बैंड फिक्स हो गया। तो आर का फादर का बच्चा पी, पी लड़का है, उसकी एक वाइफ है, उसके वाइफ के पेरेंट्स में से यम है। एस इज द मदर ऑफ जी, एस इज द मदर ऑफ जी, जी की मदर एस है, मतलब ये ऑब्वियसली लेडी थी ना, वाइफ, तो ये हो गया, पर जी का जेंडर अभी तक फिक्स नहीं हुआ। एस इज अ सिस्टर ऑफ के, एस इज अ सिस्टर ऑफ के की सिस्टर यस। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, ऑब्वियसली पी का ब्रदर इन लॉ हो गया, वाइफ का भाई। एंड एच इज अ, एच इज द डॉटर ऑफ टी, एच इज द डॉटर ऑफ टी, एच इज द डॉटर ऑफ, एच इज द डॉटर ऑफ टी, टी की डॉटर एच। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ जी, जी की ग्रैंड मदर है। तो एक्चुअली लफड़ा क्या हो गया, एच इज अ डॉटर ऑफ टी, तो टी की डॉटर और इसकी ग्रैंड मदर यहाँ पे आता, पर ये दोनों थोड़ा सा लफड़ा हो रहा, ठीक है। हाउ इज जी रिलेटेड टू पी, हाउ इज जी रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ, ये बच्चा हो गया ना इनका, पर इसका जेंडर पता नहीं है, तो इट कैन बी अ सन, इट कैन बी अ डॉटर, पर जेंडर नहीं पता है, इसकी वजह से कैनॉट बी डिटरमाइन। तो एक्चुअली आंसर अगर ए और बी होता तो मैं उसको टिक करता, पर ए और बी ऑप्शन नहीं दिया है, तो जेंडर नहीं पता इसलिए सन डॉटर नहीं बोल पा रहे, कैनॉट बी डिटरमाइन, डी करेक्ट आंसर। इफ यम इज अ फीमेल, if m is a female, m is a female, then how is h related to m, how is h, if m is a female, how is h related, ये इसकी डॉटर और ये दोनों की पेरेंट्स, तो कैसा, तो एक्चुअली ये कुछ भी नहीं आता है, रिलेशन इन लॉस। तो भाई बहन बोल सकते हैं पर ऑप्शन नहीं है, इन लॉस में तो कोई ऑप्शन आता नहीं है, मैंने बहुत सारे ऑप्शन ये भी ट्राई करके देखे, उल्टा भी करके देखा कि टी का बच्चा एच ऐसा और इसको इसका हस्बैंड बना के ये डाला, बहुत कुछ ट्राई किया, नहीं हुआ, पर ये मेरे ख्याल से बकवास क्वेश्चन है। ओके, देर आर टू कपल्स इन अ फैमिली, के हैज अ टू चिल्ड्रन, के हैज अ टू चिल्ड्रन, एम इज अ वाइफ ऑफ ओ, एम इज अ वाइफ ऑफ ओ, ओ की वाइफ यम, ओ हु इज ब्रदर ऑफ बी, ओ बी का ब्रदर है, ओ बी ब्रदर ब्रदर, एफ इज अ डॉटर ऑफ के, एफ इज अ डॉटर ऑफ के की डॉटर एफ, यू इज अ सिस्टर ऑफ एस, यू इज अ सिस्टर ऑफ एस, हु इज सन ऑफ ओ, ओ का सन यस, उसकी सिस्टर यू, टी इज द सन ऑफ बी, टी इज द सन ऑफ बी का सन टी, हु इज अ मेल,
B who is male, B who is male, obviously. How is you related to T, how is you related to T, दोनों भाइयों के बच्चे ही है, भाई के बच्चे एक में आपस में क्या आते हैं, कजिन्स, कजिन। ये फैमिली क्यों दी मुझे पता नहीं, ठीक है, ये इधर ही डायग्राम में हो गया, कजिन्स। A graphical representation of cumulative frequency distribution is called graphical representation. तो graphical represent cumulative distribution function को क्या बोलते हैं, Ogive curves, Ogive. The table has 5 parts: table heading, box head, stub, main body, footnote. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है वैसे। आउट ऑफ 1000% 25% आर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड रेस्ट वर एग्रीकल्चरल वर्कर, मतलब एक तो एग्रीकल्चरल रहेंगे तो इंडस्ट्रियल रहेंगे। 300% हैव एंजॉयड द वर्ल्ड कप टीवी मैच ऑन अ टीवी। तो वर्ल्ड कप मैच देखा नहीं देखा, तो बॉक्स कैसे आएगा, एग्रीकल्चर वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, वर्ल्ड कप मैच देखा, वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा। तो कितने लोग हैं, 1000, 1000 में से 25% इंडस्ट्रियल, तो 25% इंडस्ट्रियल, तो बाकी एग्रीकल्चरल 750। 300% हैव एंजॉयड वर्ल्ड कप, तो 1000 में से 300 ने वर्ल्ड कप देखा, तो कितने लोगों ने नहीं देखा, 700। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप, जिन्होंने वर्ल्ड कप नहीं देखा उसका 30%, 700 का 30%, 210 वर इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर 210। What is the number of agricultural workers who had enjoyed the World Cup match? एग्रीकल्चर और वर्ल्ड कप देखा, देखो ये 210, 700 में से 210 ये तो 490 ये हो जाएंगे, तो 200, 250 में से 210 ये तो ये 40, तो ये हो जाएगा 260। तो एग्रीकल्चर वर्ल्ड कप देखा, ऐसे कितने लोग हैं, 260, 260, डी ऑप्शन, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। द कॉलम हेडिंग्स ऑफ अ टेबल आर नोन एज कैप्शन, उसकी सब हेडिंग दोनों को मिला के बॉक्स हेड, तो कैप्शन इज अ करेक्ट आंसर, और रो के हेडिंग को स्टब। अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ बार, क्यूब एंड पाई डायग्राम इन अ सीक्वेंस। अब है ना, यहाँ पे क्यूब 3 डायमेंशनल फिक्स है, तो मिडल में 3 आना चाहिए, मिडल में 3 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, सी, इसलिए टिक कर दो। अब बार एंड पाई को लेके बहुत कंफ्यूजन है मॉड्यूल को, कभी 1 डायमेंशन कभी 2 डायमेंशन, तो पहले क्यूब को फिक्स करो, क्यूब का डायमेंशन कितना है, 3, तो ये तो मिडल में 3 आना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन है, सी को टिक कर दो। In a class of 11 students, 3 students were failed in a test. 8 students who passed secured these marks. What will be the median marks? तो 11 में से मिडल में, median मतलब मिडल, 11 में से मिडल में कौन सा आता है, 6th वाला स्टूडेंट। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इन सबको, और फेल वाले बच्चों को इनसे कम ही स्कोर रहेंगे, तो पहले 3 बच्चे आएंगे, फेल 1, फेल 2, फेल 3, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आएगा 10, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 26। अब क्या है, इसका मिडल ढूंढना है, तो 6th बच्चा, 3 फेल, 1, 2, 3, ये 6th हो गया, तो यहाँ 12 से इस साइड 5 है और इस साइड 5 है, तो 12 सबसे मिडल में है, 12 सबसे मिडल में, ए। सपोज अ पॉपुलेशन A has 100 observations and other population B has 100 observations. If V and VB represent the variance of two population, then the variance of A by variance of B is, देखो सबसे पहले तो ये सीरियली नंबर्ड है, तो जब नेचुरल नंबर सीरियली नंबर्ड होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस 1/12 अंडर द रूट, पर अपने को वरांश है तो रूट हटा दो, तो n स्क्वायर माइनस 1/12, तो इसमें कितने नंबर है, 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 1/12, और इसमें 151 से 250, इसमें भी 100 नंबर है, 100 का स्क्वायर माइनस 1/12, दोनों गेट कैंसिल, आंसर आ गया 1। एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 100 नंबर है, कंटिन्यूअस है, दोनों को वरांश सेम ही आएगा। आउट ऑफ दिस विच इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देखो कोटा सैम्पलिंग, कोटा मतलब मुझे हर एक को रिजर्वेशन देना पड़ेगा कि भाई से फॉर एग्जांपल मैं पॉपुलेशन ले रहा हूँ स्टेट वाइज, तो कंपलसरी महाराष्ट्र 30% होना चाहिए, तो अब ये प्रोबेबिलिटी कैसी हुई, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम कैसी हुई, अगर मैं महाराष्ट्र के पॉपुलेशन को 30% रिजर्वेशन दे दूंगा तो उनका चांस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू द अदर स्टेट्स, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग नहीं है, सी। With the increase in sample size the error also decreases, ये सैम्पलिंग चैप्टर का है, as a sample size increases error decreases, क्योंकि ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन लेंगे तो गलतियां कम होगी। अदरवाइज कोरिलेशन रिग्रेशन का
स्टैंडर्ड एरर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? 1 - r²√n। तो n इज अ सैंपल साइज। तो अगर n का साइज बढ़ेगा तो रूट का आंसर बड़ा आ जाएगा और ओवरऑल आंसर कम हो जाएगा। तो जैसा सैंपल साइज बढ़ेगा एरर कम हो जाएगा। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स? तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा टाइपो एरर है, तो मीन माइनस मोड को ब्रैकेट नहीं लगा और इक्वल टू साइन नहीं ड्रॉ करे। तो वैसा करके अगर आंसर निकालेंगे तो सी ऑप्शन। इफ मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स, mean and coefficient of variation of marks of n student is 20 and 80 respectively, what will be the variance of them? तो मीन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो कोवेरिएंस कितना दिया था? 80। एक एक्सीडेंटल एरिया है, ये 80 बोला है। 80% होता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। कोई सीओवी हमेशा परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करते। 80% मतलब 0.8। तो 0.8 इज इक्वल टू सिग्मा बाय मीन 20। तो 20 इंटू 0.8 16, तो सिग्मा आ गया 16। पर पूछा क्या है? वेरिएंस। तो 16 का स्क्वायर 256। अब बच्चे क्या कर लेते? सॉल्व करते। 16 दिख गया, टिक कर लेते। अरे भाई रुको, पूछा क्या है वो देखो, वेरिएंस पूछा है। तो 16 का स्क्वायर 256 ए। A company's past 10 years average earnings is 40 crores. To have the same average earning for 11 year including these 10 years, how much earning must be made by the company in 11th year? अगर पिछले 10 साल का एवरेज 40 है और 40 ही रखना है तो 11th ईयर में भी 40 कमाना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? कॉमन सेंस है यार, कि जो एवरेज है उतना ही मेंटेन करने के लिए उतनी स्पीड रखो। तो 40 पहले था, अभी भी 40 करो, एवरेज 40 ही बना रहेगा। ए ऑप्शन। ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5, देन ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5। तो तो याद रखो, टेंडेंसी को फर्क पड़ता है, डिस्पर्शन को नहीं। तो एस डी क्यू डी एम डी सब डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। देयर इज नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। डी ऑप्शन, क्योंकि डिस्पर्शन को फर्क नहीं पड़ता। Two unbiased dices are thrown, expected value of the sum of the numbers on upper side is। तो अगर मैं दो डाइस थ्रो करता हूं तो नंबर्स क्या आएंगे टोटल? 2 3 4 5 6 7 अप टू 12। तो 2 आने के कितने वेज है? एक। 3 आने के 2। 4 आने के 3। ऐसे मैंने सबके वेज लिखे। तो मीन निकालना है, तो ये एक्स और ये एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एफ करो, तो आंसर आ जाएगा 7। तो एक्चुअली इसका मिडिल वाला नंबर देखो 7। तो वैसे आता है। एक्चुअली किसी को करके देखना है तो करके देख सकते, एफ एक्स बाय एफ करो, 7 आ जाएगा। An example of biparametric continuous probability distribution। एक्चुअली बायनोमियल भी बायपैरामेट्रिक है, बट वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस एक ही है, नॉर्मल सी। पॉइसन यूनिपैरामेट्रिक है। नॉर्मल भी बायपैरामेट्रिक है, इसके दो पैरामीटर कौन से? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। If phi is subtracted from each observation of a some certain item, then its coefficient of variation is 10%. And phi 5 is added to each of the item, then the coefficient of variation is 6%. Original coefficient of variation is। ये एक्चुअली तुम्हारे स्कैनर में का क्वेश्चन है, पास एग्जाम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को पर्सनली बहुत फेवरेट है। 5 इज सब्ट्रैक्टेड, सीओवी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो स्टैंडर्ड डिविएशन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, पर मीन को फर्क पड़ता है। तो मीन इज म्यू माइनस 5। तो सीओवी 10% बोला है, मतलब 0.1। तो इसको ऊपर लेके जाओ, 0.1 म्यू माइनस 0.5 इज इक्वल टू सिग्मा। और क्या बोला? 5 इज एडेड, तो म्यू को सिग्मा को फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू को फर्क पड़ेगा, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो म्यू प्लस 5, इसको ऊपर भेजो। 0.06 म्यू प्लस 5 इंटू 0.06 इज 0.3 इज इक्वल टू सिग्मा। तो इसको इधर लेके दो इक्वेशन को सॉल्व करो माइनस करके, तो सिग्मा सिग्मा गेट कैंसल। 1 में से 0.06 गया 0.04, तो निगेटिव 0.04 म्यू 0.8 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करो तो म्यू आ जाएगा 20। तो म्यू आ जाएगा 20। तो म्यू 20 इस इक्वेशन में पुटअप करो, तो 20 इंटू 0.1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू सिग्मा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा आएगा 1.5।
तो सिग्मा 1.5 म्यू 20, पर अपने को सीओवी चाहिए, तो सीओवी क्या आता है, सिग्मा बाय म्यू 1.5 बाय 20 इंटू 100, 1.5 बाय 20 इंटू 100 आएगा 7.5%, बी ऑप्शन. A bag contains 3 white, 5 black balls. 3 white and black, total 8. Second bag contains 4 white and 2 black. 4 white and 2 black, total 6. If one ball is drawn from each bag, दोनों बैग में से एक एक बॉल निकाला, the probability that both balls are white, तो दोनों भी बॉल व्हाइट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. 8 में से एक 8C1, व्हाइट कितने, 3, 3 में से एक 3C1 बाई 8C1, 3/8. तो यहाँ पे व्हाइट कितने, 4, 4C1 बाई 6C1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12/48. तो 12/48 इसको अगर इवेल्युएट करेंगे तो 1/4, तो 1/4, बी ऑप्शन. दोनों बैग में से एक एक बॉल निकालना. If the difference between the mean and mode is 63, then the difference between mean and median will be, तो फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू द ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन. तो मीन माइनस मोड का डिफरेंस है 63, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, 3 को उधर भेजो, 21 इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन. 21 मीन माइनस मीडियन का डिफरेंस है 21, सी ऑप्शन. A lady travel at a speed of 20 kilometers per hour, return at a quicker speed. तो 20 के स्पीड से गई और उससे फास्ट आई. If the average speed of journey is 24, find the speed of a return journey. एक्चुअली इसको ऑप्शन टू क्वेश्चन गए तो फास्ट आता है, मैंने इक्वेशन फॉर्मेट में सॉल्व करके दिया है. तो स्पीड का एवरेज निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन. तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/x, n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x. तो एवरेज दिया था 24, तो 24 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 1/20 प्लस 1/x. तो इसको ऊपर भेजो, 24 इंटू द ब्रैकेट 1/20 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2. तो 24/20 इज 1/2 प्लस 24/x इज इक्वल्स टू 2. तो 24/x इसको उधर भेजो 0.8, तो x इज इक्वल टू 24/0.8, 30. तो एवरेज स्पीड इज 30. ये x के फॉर्मेट में निकाला है, तो ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, इजी आ जाएगा. 3 identical dices are rolled, 3 dices थ्रो की, the probability that the same number will appear on each of them is, तो सपोज नंबर 1 लाना है, तो फर्स्ट डाइस पे 1 लाने के लिए 1/6, दूसरे पे भी लाने के लिए 1/6, तीसरे पे भी लाने के लिए 1/6, एंड इसलिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. तो 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर हो सकते हैं. तो 6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो आंसर आता 6/216, दैट इज 1/36, सी ऑप्शन. The theory of compound probability states that for any two events A and B, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशनल, कंडीशनल का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B. तो यहाँ पे B गिवन A फॉर्मेट में दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A. इसको ऊपर भेजो, तो B गिवन A इनटू A इज B इंटरसेक्शन A. तो ये B ऑप्शन, इट इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. In a non-leap year, the probability of getting 53 Sundays, 53 Tuesdays and 53 Thursdays. तो नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर दिन होते 365, नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होते हैं. तो 52 वीक्स इंटू 7, 364, एक दिन एक्स्ट्रा बचा. अभी ये एक दिन क्या हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इट कैन बी एनीथिंग. तो अपने को क्या चाहिए, संडे, संडे होने की 1/7, ट्यूसडे 1/7, थर्सडे 1/7, और ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और है तो प्लस होगा, तो 3/7, सी ऑप्शन. A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Let E1 a king or a queen or a queen, and E2 is queen or a jack. अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें अगर क्वीन सेलेक्ट हुआ तो E2 के क्वीन में प्रोबेबिलिटी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि 4 ही क्वींस होते हैं. अगर एक सेलेक्ट हो गई तो यहाँ पे 3 ही बचेंगे, मतलब ये इसको अफेक्ट कर रहा है क्या, यस इट इज अफेक्टिंग इट. अफेक्टिंग मतलब ये डिपेंडेंट है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. E1 and E2 are not independent. A. The overall percentage of failure in a certain examination is 0.3. Failure की 0.3, तो success की 0.7. What is the probability that out of the 6 candidates, at least 4 passed the examination?
तो n इज 6, सक्सेस का 0.7, फेलियर का 0.3, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 में क्या आता है 4 5 6। व्हाट इज बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो मैंने पूरे वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व किया है, किसी को भी चाहिए तो पॉज करो, मस्त देख के लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्टली सॉल्व किया, भरोसा रखो करेक्ट सॉल्व किया है। तो इसको तीनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 5 6 का टोटल ले लो, 0.7443 आता है, दैट इज ए ऑप्शन। ये रहा सोल्यूशन। ओके। A manufacturer who produces a medicine bottles finds that 0.1% of the bottles are defective. The bottles are packed in a boxes of 500 bottles. 500 बॉटल का एक बॉक्स। A drug manufacturer buys 100 boxes. एक बॉक्स में 500 बॉटल, आई से 100 boxes from a producer. Using the Poisson distribution, find how many boxes will contain at least 2 defective. तो एक याद रखो बच्चा लोग की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, हाउ मेनी पूछा है। तो हाउ मेनी का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको कोई तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको 100 बॉक्सेस से मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ मेनी बॉक्सेस, तो बॉक्सेस से मल्टीप्लाई करो 100 से, तो बचे 500 बॉटल की प्रोबेबिलिटी। तो पॉइजन के क्या होता है, एम, एम इज एवरेज रेट ऑफ सक्सेस। तो 0.1% पर किसका, 500 बॉटल का। तो 500 का 0.1% इज 0.5। तो अपने को क्या पूछा था, एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू में क्या आता है 2 3 4 अप टू 100, ऐसे बहुत सारे 500 तक भी जा सकते हैं। तो बट ऐसे टाइम में मैं क्या बोलता हूँ, क्या चाहिए उससे अच्छा क्या नहीं चाहिए वो देखो। तो क्या नहीं चाहिए 0 एंड 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, 1 में से जो नहीं चाहिए माइनस करो, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0,1। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, e रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 0.5, 0.5 रेस टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल, माइनस e रेस टू माइनस 0.5, 0.5 रेस टू 1 बाय 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा टाइपो एरर किया है, 0.5 नहीं है 0.5 है वो। तो अगर ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ तो आंसर आता है 0.0902। ये प्रोबेबिलिटी आती है पर अपने को बॉक्सेस चाहिए, इसलिए इनटू 100, तो 9 boxes, approximate 9 boxes, C option. The probability that a man aged 45 years will die in a year is 0.012। भाई मरने की प्रोबेबिलिटी 0.012 है तो जीने की 0.988। What is the probability that out of 10 men at least 9 will reach their 46th birthday, मतलब एक साल जिएंगे। तो एक्चुअली ये बाइनोमियल है, इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के ई की वैल्यू देके कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो ई से कुछ भी नहीं होगा, ये डायरेक्टली तुम बाइनोमियल से भी कर सकते हो। तो n 10, p is 0.988, q is 0.012, x is 9,10। ओके, तो n c x p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, उस फॉर्मेट में पूरा अगर डेटा सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.9939। तो 0.9939 नियरेस्ट आंसर इज बी। तो बी ऑप्शन को टिक करो। पॉइसन से भी कर सकते हैं पर क्यों, बाइनोमियल से जब इजीली हो रहा है। ओके, ये सामने सॉल्यूशन है, किसी को चाहे तो स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख सकते हो। और प्लीज मदद हो गया, तुमको समझा, कुछ फील हुआ अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा कुछ नहीं हमको बहुत अच्छा लगता है। शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, बट ये भी सिमेट्रिकल डायग्राम है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। तीनों में फर्क सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो तीनों में स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्क है, तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन इसका पैरामीटर है, तो पैरामीटर की वजह से फर्क पड़ता है, ए ऑप्शन। इफ मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, देन भाई कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस, पी एन क्यू का टोटल 1 होता है, तो 1/5 प्लस 4/5 1 आता है, ए ऑप्शन। बाकी किसी में भी पी एन क्यू का टोटल 1 नहीं आ रहा है, 2/5 प्लस 2/5, 2/5 प्लस 4/5, 1/5 प्लस 3/5। ऑप्शन तो ढंग के दे देते हैं यार इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट ए ऑप्शन। किसी को सॉल्व करना है तो कर सकते, वराइज बाय मीन करके। क्यू आता है 4/5, तो पी आता है 1/5, मीन में रखो तो आंसर 100 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये डायरेक्ट ऑप्शंस
से ही आंसर टिक होता है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। मेन एग्जाम में ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी आंसर टिक करो, तुम्हारा टाइम सेव होगा। If a Poisson distribution probability of x is equal to 4 is same as probability of x is equal to 5, then the parameter of Poisson distribution is, तो दोनों में से जो बड़ा होता है वो होता है m5। ये मॉड्यूल में सॉल्व क्वेश्चन है, देख लेना। दोनों में से जिसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी वो डायरेक्ट यम हो जाता है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। If a rank correlation coefficient between marks of management and mathematics of a group of student is 0.6, तो R 0.6 दिया है। Sum of the squares of a differences in a rank is 66, summation of d square 66, then the n is R is equal to 1 minus 6 summation d square by n cube minus n। R की वैल्यू 0.6 दी है, is equal to 1 minus 6 summation of d square 66 by n cube minus n, तो 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 396 बाई एन क्यूब माइनस एन। तो अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा एन क्यूब माइनस एन ऊपर भेजो, इसको नीचे भेजो, तो 396 बाई 0.4 990। तो एन क्यूब माइनस एन इज 990। अब ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, किसका आता है, तो 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 990, तो एन इज इक्वल टू 10। तो ये इससे आंसर आ जाएगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी नेगेटिव व्हेन, दोनों में से एक बढ़ेगा एक घटेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, एक्स इंक्रीजिंग वाई डिक्रीजिंग, बी ऑप्शन। टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज 4x plus 3y is equal to 7, then correlation between x and y is, तो हमेशा इक्वेशन को y is equal to फॉर्मेट में लिखो, तो 3y is equal to 7 minus 4x, तो y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो r नेगेटिव, बी ऑप्शन। गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन y on x। तो सिंपल सा ट्रिक है बच्चा लोग, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा वो उसकी लाइन, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, y का कुछ भी नहीं मतलब 1 है, मतलब ये x on y हो गया। ये 2x plus 3y, इसमें y का कोएफिशिएंट बड़ा है तो ये y on x हो गया। तो अपने को y on x पूछा था, 2x plus 5y is equal to 20। ये ट्रिक काम करती है 99%, 1% फेल होती है, उतना तो रिस्क लेना बनता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर independent of change of origin but not of scale। regression coefficient is not affected by change of origin, not affected change of origin मतलब independent of origin, affected by scale but are not independent of scale, D option। if one of the regression coefficient is dash unity, the other must be dash unity। अगर one of the regression coefficient is more than unity, देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट bx y into byx अंडर द रूट इज r, तो r की वैल्यू 1 होती है, तो दोनों का अगर स्क्वायर करूं तो 1 ही रहेगा। तो अगर एग्जांपल के तौर पे bxy 2 और ये 1 रखने के लिए इसको 1/2 करना पड़ेगा, अगर एक 1 के ऊपर है तो दूसरा 1 के नीचे रहना जरूरी है, यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो मोर देन लेस देन, सी ऑप्शन, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय द विच इंडेक्स नंबर, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, मॉड्यूल में जाओ, ये जैसे कि वैसी लाइन मिलेंगी, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड एग्रीगेटिव विद फिक्स रेट, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, Parsh's index number is based on current year quantities, तो बेस ईयर गलत है। फिशर आइडल सर्कुलर टेस्ट रॉन्ग, वो यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को करता है। अरिथमेटिकल मीन इज अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर, रॉन्ग, ज्योमेट्रिक मीन क्योंकि वो परसेंटेज में होता है। स्प्लाइसिंग मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वन कंटिन्यूस सीरीज फ्रॉम टू डिफरेंट इंडाइसेस, यस, दो इनकम्प्लीट को मिला के एक कंप्लीट सीरीज बनाने का काम स्प्लाइसिंग का है। मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वाज 10,000 इन द ईयर ऑफ 2000, it has increased to 20,000 in the year of 2013, while consumer price index number is 240 in the base of 2000, what should be his salary in comparison to कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2013। तो अगर ये डेटा में लिख देता हूँ, ईयर 2000 2013, इंडेक्स 100 का 240 हुआ, सैलरी 10,000 की कितनी होनी चाहिए, तो रिवाइज सैलरी का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स। ओल्ड इनकम 10,000, ओल्ड इंडेक्स 100 इनटू न्यू इंडेक्स 240,
तो उसकी सैलरी होनी चाहिए 24,000, सी ऑप्शन। परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, तो ये इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका रेसिप्रोकल, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर कम हो जाएंगी, तो रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। इन द ईयर 2010 मंथली सैलरी वाज 24,000, 2010 में 24,000। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 140, इंडेक्स 140, विच इज राइजेस टू 224 इन 2016, 2016 में इंडेक्स हो गया 224, तो कॉम्पनसेशन कितना, तो रिवाइज इनकम निकालो। रिवाइज इनकम क्या है, ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स। ओल्ड इनकम 24,000, ओल्ड इंडेक्स 140, न्यू इंडेक्स 224, सॉल्व करोगे 38,400 आ जाएगा। तो 38,400, तो कम कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा, रिवाइज सैलरी माइनस एग्जिस्टिंग, 38,400 माइनस 24,000, 14,400, ए ऑप्शन। ओके, तो आई गेस यू हैव क्लियर योर डाउट्स। पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और इसी यूट्यूब चैनल पे तुमको हर चैप्टर का रिवीजन लेक्चर्स भी मिलेगा। गो टू लाइव टैब, तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, सायोनारा।